हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वर्ल्ड। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप इन स्पोर्ट्स के बारे में। और आप इसको कह सकते हैं स्पोर्ट्स एंड लीडरशिप। स्पोर्ट्स में लीडरशिप का क्या रोल है, या फिर जो लीडर्स होते हैं वो स्पोर्ट्स में कैसे रोल अदा करते हैं, या आप कह लीजिए कि स्पोर्ट्स और लीडरशिप का क्या रिलेशन है। तो आप 2-3 तरह से इसको जान सकते हैं, 2-3 नामों से इसको जान सकते हैं। यानी कि लीडरशिप किसे कहते हैं, एक डेफिनेशन के माध्यम से इसको समझते हैं। ये डेफिनेशन दी है एडिंगटन एंड फोर्ड ने। लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू डू व्हाट वी वांट देम टू डू बिकॉज दे वांट टू डू इट। बहुत ही अच्छी ये डेफिनेशन है, ध्यान से इसको पढ़िए, सुनिए और समझिए। लीडरशिप, जिसको हम हिंदी में नेतृत्व कहते हैं, वो एक ऐसी कला है, ऐसी आर्ट है जो कि दूसरों को प्रभावित करती है। क्यों प्रभावित करती है? कि हम उनसे कुछ करवाना चाहते हैं, और मजे की बात यह है कि वो भी उस चीज को, उस काम को, उस एक्ट को करना चाहते हैं। जिस एक्ट को, जिस काम को हम उनसे करवाना चाहते हैं, दैट इज लीडरशिप। अगर एक साधारण सी भाषा में कहें तो नेतृत्व वो कला है जो कि दूसरों से किस ढंग से हम उनसे काम करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं, और वो काम वो खुद भी करना चाहते हैं। एक और डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि दी है एल्फ्रेड एंड बैटी ने। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू सिक्योर डिजायरेबल एक्शंस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स वॉलंटरली विदाउट द यूज ऑफ coercion। यानी कि जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो एक लीडर के फॉलोअर्स हैं, उनसे उनकी स्वेच्छा से वो काम उनसे करवा लेना ही लीडरशिप है। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व के अंदर क्या क्या कार्य आते हैं, या आप कह सकते हैं कौन कौन से ऐसे काम हैं जो एक लीडर अपने फॉलोअर से करवा सकता है, अपने टीम मेंबर से करवा सकता है। लीडरशिप की जो क्वालिटी है, यानी कि नेतृत्व का जो रोल है, वो बहुत बहुत सारे फील्ड में काम आता है, बट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो इसके जो फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है रिप्रेजेंट द ग्रुप और टीम। ऑफ कोर्स, यह जो लीडर होते हैं वो अपने ग्रुप को, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई लीडर आता है तो हमें पता चलता है कि ये इस ग्रुप से, इस टीम से ताल्लुक रखता है। यानी कि अगर वो जो भी कहता है, इसका मतलब है कि वो उस टीम की तरफ से, उस ग्रुप की तरफ से बात कर रहा है, और उन्हीं का उद्देश्य, उन्हीं का पर्पस वो दूसरों के सामने रख रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके अपने ही विचार हैं। यानी कि ही इज और शी इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप। मोटिवेट, लीड एंड इनिशिएट द टीम मेंबर्स। वो किस तरह से अपने ग्रुप मेंबर्स को लीड करता है, उनको उत्साहित करता है कोई काम करवाने के लिए, कोई पर्पस पूरा करने के लिए। प्रोवाइड डायरेक्शन, उनको दिशा देता है कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, और ये चीजें हम फॉलो करते चलेंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और फाइनली ये हमारा एम है, ये हमारा पर्पस है। तो उनको दिशा कौन दिखाता है? एक लीडर। यही लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए कि प्रॉपर गाइडेंस एंड डायरेक्शन अपने फॉलोअर्स को, अपने टीम मेंबर्स को, अपने ग्रुप को वो दिखाए। प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड टाइम टू टाइम उनको फीडबैक देता रहे कि यहाँ पर हमने अच्छा काम किया है, यहाँ पर हमारी कमी है, और हमें इसको इम्प्रूव करना है। यानी कि टाइम टू टाइम उनकी कमियों को, उनकी अच्छाइयों को वो बताता रहे, और क्या क्या हमें आगे गेन करना है, और किस किस तरह से हमें आगे काम करना है। बिल्ड रिलेशनशिप, आपस में उनका अच्छा संबंध होना चाहिए, उनका मनमुटाव नहीं होना चाहिए। कहाँ कमी है, कहाँ अच्छी बातें हैं, उनको टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहना चाहिए। और अगर किसी ग्रुप मेंबर से कोई गलती हो गई है, कोई कमी है, तो उनको आपस में वो सुलझाए, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करे। देन सेटिंग एग्जाम्पल, खुद उसको सबसे पहले एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, आजकल अगर आपने देखा हो
तो हर कोई वैद बनने की कोशिश करता है। कहने का मतलब है कि यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल है, उसको देखकर हर तीसरा आदमी सोचता है कि मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो कहीं न कहीं अपनी सजेशंस देता रहता है। हमें सलाह तभी देनी चाहिए जब हम उस काम को फॉलो करते हो, तभी उसका असर दूसरों पर होता है। आपको एक रोल मॉडल होना पड़ेगा, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा दैट आई एम फॉलोइंग सो एंड सो गुड थिंग्स। तभी आपके टीम मेंबर्स, तभी आपके ग्रुप मेंबर्स, तभी आपके फॉलोअर्स उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज लीडरशिप स्टाइल्स। कौन-कौन से वो स्टाइल हैं जो एक लीडर फॉलो करता है, या हम ये भी कह सकते हैं जब कोई लीडर बनता है तो उसको कौन-कौन सा स्टाइल अपनाना चाहिए, या फिर लीडरशिप के कौन-कौन से तरीके हैं, नेतृत्व हम कैसे-कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरवाइजरी स्टाइल की। ये जो इसमें दो मेथड्स कह लीजिए, दो सब स्टाइल आते हैं, एम्प्लॉय ओरिएंटेड स्टाइल एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल। जनरली ये सुपरवाइजरी जो स्टाइल है वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एम्प्लॉय ओरिएंटेड स्टाइल यानी कि एम्प्लॉय के हिसाब से काम करना, ताकि उनको खुश किया जा सके और उनसे से ज्यादा काम लिया जा सके। दूसरा है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। इसमें एम्प्लॉय के जो गुडविल को, वेलफेयर को ध्यान में ना रखते हुए केवल प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाए। इसमें कभी-कभी गड़बड़ भी हो सकती है। एम्प्लॉय नाराज हो सकते हैं या फिर वो हड़ताल भी कर सकते हैं कि उनकी मांगों को, उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा। ओनली जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो केवल प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होने की संभावना रहती है। और जनरली ये दोनों जो स्टाइल हैं वो स्पोर्ट्स फील्ड में यूज नहीं होते हैं। आगे हम बात करते हैं पावर स्टाइल की। इसमें तीन तरीके बताए गए हैं, तीन तरीके डिस्कस किए गए हैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल एंड लेजिस्फेयर। तो सबसे पहले जो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। हाँ दोस्तों, ये बताना चाहूंगी, ये तीनों स्टाइल स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही। एक लीडर जो है वो अपने हिसाब से ही काम करे तो हम उसको कहेंगे तानाशाही स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को, अपने टीम मेंबर्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को ना सुने और उनकी क्या पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं उनको ध्यान में ना रखे, केवल अपना ही जो काम, केवल अपना ही उद्देश्य वो पूरा करता रहे, या उसको जैसे करना है वो वैसे ही करे, उनकी ना सुने। तो इसे हम कहेंगे ऑटोक्रेटिक स्टाइल। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक स्टाइल। हमारी इंडिया में हम फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी, यानी इसका मतलब है टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सेम स्टाइल अगर एक लीडर फॉलो करता है, मीन्स फॉर देयर ग्रुप मेंबर्स, बाय देयर ग्रुप मेंबर्स एंड टू देयर ग्रुप मेंबर्स, यानी कि ग्रुप मेंबर के लिए, ग्रुप मेंबर के द्वारा एंड ग्रुप मेंबर से। इस स्टाइल को हम कहेंगे डेमोक्रेटिक। कहने का मतलब है वो अपने ग्रुप मेंबर्स की सलाह से ही काम करे और उन्हीं के वेलफेयर के लिए करे ताकि ज्यादा से ज्यादा सक्सेस उसे मिले। आगे बात करते हैं लेजिस्लेटिव स्टाइल। इसका मतलब है अहस्तक्षेपी नेतृत्व, यानी कि हस्तक्षेप कम से कम करना, दूसरे लोगों का वो बीच में इंटरफेयर ना करवाना, दैट इज लेजिस्लेटिव स्टाइल। दोस्तों लेजिस्लेटिव का दूसरा मीनिंग है फ्री रेन स्टाइल, यानी कि FREEREIN, फ्री रेन स्टाइल। इसमें क्या होता है, जो लीडर है वो सारी ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट उसको मिल सके। द लीडर डिसेंट्रलाइजेस ऑल हिज पावर्स एंड डेलीगेट्स देम टू द सबऑर्डिनेट्स, कीपिंग नो स्ट्रिंग्स इन हिज हैंड। मतलब कि वो अपने हाथ में कोई पावर ना रख के सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ताकि अपना अपना काम सब करें और अच्छा रिजल्ट मिले। डेमोक्रेटिक में मैं बताना चाहूंगी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिपब्लिकन और ग्रुप सेंट्रलाइज स्टाइल। तो अगर दूसरे नामों से भी पूछ ले कि डेमोक्रेटिक स्टाइल का दूसरा नाम क्या है,
तो आप कह सकते हैं रिपब्लिकन स्टाइल और ग्रुप सेंट्रलाइज्ड स्टाइल, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्कशंस, डायलॉग्स एंड डिसीजन मेकिंग इसमें आते हैं। और लेजिस्फेयर का दूसरा नाम मैंने बता दिया है, फ्री रेंज स्टाइल। आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्टाइल। इसमें भी दो तरीके आते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टाइल एंड नेगेटिव मोटिवेशनल स्टाइल। नाम से ही पता चल रहा है पॉजिटिव, यानी कि एक लीडर को कुछ ना कुछ गुड वर्ड्स, कुछ इंसेंटिव्स, कुछ रिवार्ड्स या फिर मॉनेटरी बेनिफिट देकर काम करवाना, अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना। वहीं दूसरी ओर नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव वर्ड्स बोल करके अपने सहयोगियों से, अपने टीम मेंबर से काम करवाना। कई बार क्या होता है, आपने नोट भी किया हो शायद, हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा आप ये नहीं कर सकते, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन। कुछ बच्चे उसको एज ए चैलेंज लेते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया, मैं करके ही दिखाऊंगा, और कुछ बच्चे उसको जस्ट छोड़ देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी पे पॉजिटिव मोटिवेशन का काम असर होता है और किसी किसी पे नेगेटिव मोटिवेशन का। तो ये दोनों तरीके आते हैं आपके मोटिवेशनल स्टाइल में। ये तो था लीडरशिप स्टाइल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, स्पोर्ट्स लीडरशिप। या हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स में वो कौन कौन से लोग हैं जो कि लीडरशिप का यूज करते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि कौन सी कैटेगरीज ऑफ पर्सनल है जो कि लीडरशिप क्वालिटी से रूबरू होते रहते हैं स्पोर्ट्स फील्ड में। इट इंक्लूड्स 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सनल, यानी वो 3 लोग हैं जो लीडरशिप का, जो लीडर का काम करते हैं, और कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स फील्ड में लीडरशिप क्वालिटीज जहां पर काम आती है। तो सबसे पहला कोचेज, और इसको हम एथलीट ट्रेनर्स भी बोल सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब जो प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं वो इसका यूज करते हैं, या उनके ये क्वालिटी काम आती है। दूसरे हैं एथलीट्स, यानी कि प्लेयर्स। और तीसरी तरह के जो लोग हैं जो लीडरशिप का यूज करते हैं, जो नेतृत्व का यूज करते हैं, वो हैं स्पोर्ट्स मैनेजर्स और वी कैन से साइंटिस्ट। तो ये 3 हैं जहां पर लीडरशिप की क्वालिटी काम आती है, मींस दे कैन प्ले द रोल ऑफ ए लीडर। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप इन स्पोर्ट्स। जब स्पोर्ट्स फील्ड में यानी खेलों में हम नेतृत्व का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, या कौन कौन से सिद्धांत प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। इसमें सबसे पहले है नॉलेज ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड थियोरीज ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स या ट्रेनिंग सिस्टम के जो सिद्धांत हैं, जो थ्योरीज हैं, उनकी नॉलेज अच्छी तरह से होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो लीडर बन जाते हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कभी स्पोर्ट्स फील्ड से दूर दूर तक संबंध नहीं रखते थे, लेकिन वो अभी लीडर हैं और पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज के फेल होने का जो है वो डर होता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं जाना कि खेलों में या ट्रेनिंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जस्ट दे मेक पॉलिसीज, उसको कहीं ना कहीं सक्सेस होने में प्रॉब्लम्स आती हैं। आगे है साउंड फिलोसफी ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर। जो स्पोर्ट्स के रूल रेगुलेशन है, जो कल्चर है, जो अ, खेलों की जो संस्कृति है, उसकी क्या क्या फिलोसफीज हो सकती हैं, क्या क्या उसमें बाधा हो सकती है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी फिलोसफी उसको पता होनी चाहिए बीइंग अ लीडर। देन नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ चेंजिंग प्रोफेशनल पॉलिसीज एंड ट्रेंड्स। किस समय क्या क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्या क्या चेंज होना चाहिए, इनके बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। देन सेंसिटिव टुवर्ड्स ग्रुप डायनामिक्स एंड इट्स प्रोसेस। ग्रुप डायनामिक्स का जो प्रोसेस है, कब एक ग्रुप को फॉर्म करना है, पर्पस पूरा होने के बाद ग्रुप से किन मेंबर्स को हटाना है, किन मेंबर्स को रिप्लेस करना है, और कब उसको एडजॉर्न करना है, यानी कि ग्रुप को ब्रेकआउट करना है, और फर्दर कब नया ग्रुप बनाना है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स शामिल होने चाहिए। तो ग्रुप डायनामिक्स का जो है पूरा पूरा
ज्ञान एक लीडर को होना चाहिए। देन रिस्पॉन्सिबल टू सीक सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। कई बार क्या होता है, एक टीम बहुत अच्छे से लीड कर रही है, हर चीज में सक्सेस होती है, लेकिन हम सोशल वैल्यूज का, सोसाइटी का, उनके वेलफेयर का ध्यान नहीं रखते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगी। अगर कोई टीम जीत जाती है और जीतने के बाद वो तोड़ फोड़ करे, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करे, रॉन्ग साइंस यूज करे, तो सोसाइटी पर, सोशल वैल्यूज पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ऐसी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। बी अवेयर एंड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल नीड्स। एक दूसरे की जरूरतों का, एक दूसरे के अच्छे बुरे का भी ख्याल एक लीडर को रखना चाहिए। उनके लिए भी उसे सेंसिटिव होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। सभी टीम मेंबर्स के बारे में पर्सनली उसको नॉलेज होनी चाहिए कि किसके फैमिली का क्या बैकग्राउंड है और आजकल क्या चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस ऊपर क्यों नहीं बढ़ रही है, वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन क्यों होती जा रही है, क्या उसके पीछे कारण है। ये सारी चीजों की अवेयरनेस एक लीडर को होनी चाहिए। देन वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। अभी जो मैंने सोशल वैल्यूज की बात करी, उसी से मिलता जुलता ये कंसेप्ट है। पब्लिक वेलफेयर के बारे में भी एक लीडर को पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। देन मेंटेन बैलेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट्स। कंपटीशन क्या है और कब कब कोऑपरेट करना है, कैसे कैसे कोऑपरेट करना है, इन दोनों का तालमेल उसे पता होना चाहिए। इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल कंपटीशन ही करते रहो और उस कंपटीशन के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, किसी की पर्सनल लाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। तो कंपटीशन एंड कोऑपरेशन दोनों के बीच में अच्छा बैलेंस कैसे करना है, एक लीडर को ये नॉलेज होनी चाहिए। देन अपडेट एंड बी इनोवेटिव। टाइम टू टाइम कौन से रूल्स चेंजेस हो रहे हैं और सोसाइटी में क्या चल रहा है, दूसरे गेम्स में क्या चल रहा है, ट्रेनिंग सिस्टम में क्या चल रहा है, इसके लिए भी एक लीडर को अपडेट होना चाहिए एंड टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नए चेंजेस, नया इनोवेशन अपनी टीम में करना चाहिए। दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यूं ही सुनते, समझते और देखते रहिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस dropyfoki@gmail.com, BROPYFOKI। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।